नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आपके बीच अपने इस निर्धारित कार्यक्रम को लेकर के। बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी के इस अविरल अभियान में मैं पिछले 17 अप्रैल 2020 से आपके बीच बना हूँ और एक नई लहर आई है पूरे देश में इलेक्ट्रोहोपैथी को जानने, समझने और आत्मसात करने की। मैं एक कड़ी हूँ। अगर मेरे साथ आप कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो स्वाभाविक है कि ये पूरा का पूरा कारवां बन जाएगा और इलेक्ट्रोहोपैथी के आने वाले कल में एक इतिहास बनेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा। इलेक्ट्रोहोपैथी को जानने और समझने वालों की जो संख्या पिछले 1.5 वर्षों से इस देश में बढ़ी है, उनके बढ़ने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं केवल अपना एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में कर रहा हूँ। अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, जिससे इलेक्ट्रोहोपैथी की त्वरित जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। जी हाँ, ये भी याद रखें कि हमारा फेसबुक पर जो पेज हमारा चल रहा है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती, आप उसको भी फॉलो करें, जिससे उस पर होने वाली जो लगातार हमारे क्लास चल रहे हैं, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सी ग्रुप की मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने आपसे C10 पर चर्चा की थी और आज नंबर है सी ग्रुप की ओरिजिनल मेडिसिन C13 यानी C13 की। C11 और 12 ये कंपाउंड मेडिसिन है, जिस पर हम आपसे चर्चा बाद में करेंगे। कंपाउंड मेडिसिन जैसे ही हम ओरिजिनल मेडिसिन समाप्त करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। दरअसल कंपाउंड मेडिसिन कई औषधियों का एक मिला जुला संगम है, इस नाते उस पर विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बॉडी के अनेक सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। इस नाते कंपाउंड मेडिसिन पर हम एक क्रमवार चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ओरिजिनल मेडिसिन में हम C13 की चर्चा करते हैं, टिश्यू ग्रुप की मेडिसिन में। C13 में अन्य पौधे वही रखे गए हैं जो सी ग्रुप के अन्य औषधियों में हैं, लेकिन इसमें 2 पौधे जिनका जिक्र हम आपसे करना चाहेंगे, ये है एलियंथस ग्लैंडोलोसा और दूसरा है एट्रोपोबेलाडोना। ये 2 अलग से पौधे C13 में रखे गए। चूँकि C13 पूरा का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन पर अपना प्रभाव डालने वाली मेडिसिन है। हमारे बॉडी में बहुत से अंग म्यूकस मेम्ब्रेन को बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका पूरा माउथ आर्गन पार्ट है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, लंग्स है, हमारे अन्य अगर आप हमारे इंटरनल ईयर में देखें, वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन के रूप दिखाई पड़ते हैं। हर हमारे ब्लड की जो कैपिलरीज हैं, उसमें भी आउटर और इनर पर म्यूकस मेम्ब्रेन मिलते हैं। यानी बॉडी का लगभग 60% पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर करता है। हम ये कह सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन से संबंधित जितने अंग हैं, सभी पर C13 का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की कार्यप्रणाली हमको दिखाई पड़ती है, वहाँ पे हमको C13 याद आता है। अगर हम ये कह लें कि म्यूकस मेम्ब्रेन सब पर ये गहरा प्रभाव डालने वाली औषधि है, तो अतिशयोक्त नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं कोई इन्फ्लामेशन है, कोई फोड़ा फुंसी बन गया, वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर बनने लगती है उस घाव को कवर करने के लिए। फोड़े फुंसी पर, जिद्दी फोड़े फुंसी पर हम C13 का प्रयोग करते हैं। जिद्दी खांसी अगर नहीं हो रही है, तो चूँकि ट्रेकियल चैम्बर पर हम ये C13 का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो जैसे हम P3 के साथ C13 मिला देते हैं, तो हमारी जिद्दी खांसी, जिसको आप कुकर खांसी कहते हैं, लगातार आने वाली खांसी, विशेष करके वृद्धों में खांसी जो रात को आती है या बच्चों में खांसी जो लगातार होती है, इन खांसी में यानी खांसी की एक प्रमुख औषधि C13 आप P3 के साथ जोड़ के मान सकते हैं। जहाँ पर खांसी का प्रकोप बढ़ा हो, वहाँ पे हम P3 के साथ
C13 देते हैं। चूँकि P3 हमारी ट्रेकियल मेडिसिन है, ट्रेकिया पार्ट की स्पेशल मेडिसिन है, और वहाँ पर चूँकि म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, इस नाते म्यूकस मेम्ब्रेन की इस मेडिसिन को C13 को जैसे हम P3 के साथ देते हैं तो खांसी पर हम नियंत्रण पाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक कोलाइटिस पर हम C13 का प्रयोग VL2 और वेनफोर के साथ ज़्यादातर अच्छे परिणाम दिखाई पड़े हैं। अगर और अधिक कोलाइटिस के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं तो वहाँ पे हम GB का प्रयोग भी करते हैं अल्टरनेट करके। ये एक प्रयोग के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, और प्रायोगिक तौर पर हम ये अच्छी तरह एक फिजिशियन के रूप में आपको समझा सकते हैं कि रोगी के साथ लड़ने पर, यानी रोगी के साथ लड़ने का मतलब उसके रोग से लड़ाई करना, रोगी की शिकायतों से हम जब अपने मस्तिष्क को लड़ाते हैं, अपने दिमाग को खपाते हैं, तो दवाएं अपने आप स्वतः निकल के आती हैं कि इसकी शिकायत किस ऑर्गन पे हमको इंडिकेट करे, उसी ऑर्गन की दवा को हम सिलेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि टॉन्सिलाइसिस है, टॉन्सिल बढ़ गया है हमारा, सेप्टिक हो गया है, टॉन्सिल सेप्टिक हो गया है, कोई घाव बन गया है, वो लगातार सेप्टिक होता जा रहा है, यानी इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं S5 और C7 के साथ। फेरेंजाइटिस हो जाए, हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा घाव किसी भी ऑर्गन में अल्सर हो जाए, घाव बन रहा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम कैंसर के घाव में भी C13 का प्रयोग करते हैं। C13 को हम बड़ी आंत में होने वाले किसी भी रोग को, बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, जो रेक्टम से ठीक पहले है, जहाँ पर अपचित भोजन कुछ समय के लिए पड़ा रहता है, फिर वो बाद में मल पदार्थ बन के रेक्टम की ओर ट्रांसफ़र होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ पचने के बाद बचा रहता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है या उसमें कोई सड़न हो रही है या उसमें अल्सर बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे हम C13 की याद करते हैं। उम्र के अनुसार, वज़न के अनुसार हम C13 के प्रयोग को अपने हिसाब से अलग अलग डोज में निर्धारित करते हैं एक फिजिशियन के रूप में। सेलुलर या फाइब्रस हो जाए, सिस्ट हो जाए, ओवरी में सिस्ट हो जाए, म्यूकस या फैलोपियन ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, हमारे किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर के बीच की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या कोई गांठ बन जाए, वहाँ पे कड़ापन आ जाए, तो हम C4 के साथ C13 भी देते हैं। क्योंकि किसी भी गांठ के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होगी, जब म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर को हम गला देंगे तो अंदर की लेयर मुलायम हो जाएगी, इस नाते हम यहाँ पे C13 का याद करते हैं। हम अगर ये देखें, विशेष करके जो हमारे शरीर में छोटी छोटी गांठें या गिल्टियाँ बन जाती हैं, गले पर गिल्टी बन जाती है, हमारे कंधों पर, हमारे पेट के आसपास, हमारे पीठ पर या हमारे जांघों में, पैरों में, कहीं पर अचानक जिस गिल्टी के में कोई दर्द नहीं होता है और सिर्फ छोटी छोटी गांठें दिखाई पड़ती हैं, उन गांठों को गलाने के लिए हम S5 के साथ C13 का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे प्रयोग आप रोगी पर दवा देते देते स्वतः सीख जाएंगे, ये बताने की बात नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक बहुत बड़ा महासागर है। इस महासागर में जब स्वयं आप तैरेंगे तो आप तैरते हुए अपने आप को दवाओं को खोज ले जाएंगे, दवाओं की कार्यप्रणाली को समझ ले जाएंगे। इस नाते आप सबसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूर्ण हर्बल युक्त चिकित्सा पद्धति है। 115 पौधों से निर्मित 38 औषधियों की विभिन्न सिस्टम को सेट करने की, सिस्टम को होम्योस्टेटिस में लाने की औषधियाँ हैं। इस नाते हम इससे स्वस्थता के कामनाएं ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए मैं फिर बार बार ये स्लोगन अपनाता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। ये स्लोगन सबसे पहले 1995 में, बल्कि यूँ कहें कि 1992 में ये स्लोगन मैंने अपनी तरफ से जारी किया था, और उसके बाद ये स्लोगन काफ़ी प्रचलित हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। बाद में कई लोगों ने इसको स्लोगन को अपने शब्दों में ढाला, लेकिन मुझे याद है कि 1992 में मैंने पहली बार एक स्टिकर छपवाया था कानपुर में, जब मैं प्रैक्टिस करता था। तो उस समय एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए ये स्टिकर पर आने लगा था। तो मैं आज भी आपसे यही दोहराता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से मस्त रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाते रहिए, हर्बल चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाते रहिए। आप अपने सवालों को, अपने वीडियो कॉल्स को हमारे 9793252355 पर कर सकते हैं। C13 में आज इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे C15 के साथ। C15 एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्टमक की मेडिसिन है, उस पर सुनना ना भूलिए। C15 के लिए
हमारी प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।